हेलो बच्चों, हमने वर्ण विचार पाठ से पहले भाषा, लिपि और व्याकरण पाठ को पढ़ा था और उसमें हमने वर्ण के बारे में ये पढ़ा था कि वर्ण जो है वो भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई है और ध्वनि जो है वो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। आज हम वर्ण और वर्णमाला के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब अगर हम वर्ण की विशेषताएं बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा हिस्सा होता है। दूसरी इसकी विशेषता हो सकती है कि क्योंकि वो भाषा का सबसे छोटा हिस्सा है, सबसे छोटा टुकड़ा है, तो इसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते, और ज़्यादा हिस्से इसके नहीं हो सकते हैं। और तीसरी विशेषता इसकी ये होती है कि जब हम वर्णों को सार्थक रूप से जोड़ देते हैं, सार्थक रूप से मतलब हम वर्णों को जोड़ें और उन वर्णों को जोड़ने पर कोई अर्थ निकल रहा हो, तो वो क्या कहलाता है? शब्द। यानी वर्णों के सार्थक मेल से क्या बन जाते हैं? शब्द। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। 52 मतलब 52 वर्ण हैं। अ से ग तक सारे क्या हैं? वर्ण हैं। अब वर्णमाला क्या होती है? माला, जैसे माला में एक एक मोती पिरोया हुआ होता है, ऐसे ही वर्णों की माला, तो वर्णों का समूह। किसी भी भाषा में जितने वर्णों का प्रयोग होता है उन सब से मिलकर उस भाषा की क्या बनती है? वर्णमाला। अगर हम वर्णमाला को परिभाषित करना चाहें, उसकी परिभाषा देना चाहें, तो हम बोल सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्रमबद्ध मतलब सीक्वेंस वाइज, व्यवस्थित मतलब सिस्टमैटिक, जो एक समूह है उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में मैंने अभी आपको बताया 52 वर्ण यानी 52 वर्ण हैं। उसमें स्वर और व्यंजन हैं। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं वॉवल्स और कॉन्सोनेंट, ऐसे ही हिंदी में वॉवल स्वर कहलाते हैं और कॉन्सोनेंट व्यंजन कहलाते हैं। जैसे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट हैं, वैसे ही हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने हैं? 52 वर्ण हैं। इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, और उसमें जो व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, वो होते हैं 11। हिंदी में जो स्वर या वॉवल्स की जो संख्या है वो है 11, और व्यंजन या कॉन्सोनेंट की संख्या है, उनका जो टोटल नंबर है वो है 39। 39 मतलब 39। अब 39 व्यंजन हैं और 11 जो हैं वो स्वर हैं। 11 स्वर हैं, 39 व्यंजन हैं, और इनको अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल क्या आया? 50। अब मैंने आपको जो वर्णमाला है उसमें वर्णों की संख्या टोटल बताई है 52, और ये टोटल आ रहा है 50 यानी 50। तो दो वर्ण कहाँ गए? दो वर्ण बेटा इसमें ऐसे होते हैं जिन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह जो होते हैं वो है जैसे अंग और अंगः। ये दो जो वर्ण हैं ये न तो पूरी तरह से स्वर होते हैं और न ही पूरी तरह से व्यंजन होते हैं, इसलिए न तो हम इन्हें स्वरों में काउंट करते हैं और न ही इन्हें हम व्यंजन में काउंट करते हैं। ये क्योंकि बीच की ध्वनियाँ हैं इसलिए ये अयोगवाह कहलाती हैं, और इन दोनों को मिलाकर के हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या हो जाती है 52 या 52। अब हम इनके बारे में एक एक करके आगे विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्णमाला के भेद और उनकी विस्तृत जानकारी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्णमाला में जो है स्वर और व्यंजन होते हैं, उसके दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर क्या होते हैं? स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में मतलब जिनको बोलते समय हमें अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। और इसकी दूसरी विशेषता ये होती है कि जब हम इनको उच्चारण करते हैं या जब हम इनका उच्चारण करते हैं, इनको बोलते हैं, तो जो हवा है वो हमारे मुंह से बिना किसी रुकावट के, बिना
बिना किसी बाधा के निकलती है। इसका क्या मतलब है कि हवा जो है कहीं भी अटकती नहीं है। हिंदी में जो 11 स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब इन स्वरों को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, मतलब स्वरों के भी 3 भेद हैं। उसमें पहले है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वरों को हम मूल स्वर भी कहते हैं। मूल का मतलब जड़ या रूट। ये टोटल नंबर में 4 है, मतलब इनकी कुल संख्या 4 है और ये हैं अ, ई, उ और री। इन्हें हम रूट या जड़ या मूल स्वर कहते हैं। जिस तरह से रूट से पौधा या पेड़ बनता है, उसकी पत्तियां बनती हैं, ऐसे ही इन मूल स्वरों से मिल कर के आगे दीर्घ स्वर बने हैं जो टोटल नंबर में 7 है, यानी जिनकी टोटल संख्या कितनी है? 7 या 7। तो 7 + 4 कितने हो गए टोटल? 11। ह्रस्व स्वर जो होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है कि उनके उच्चारण में, यानी उनको जब हम बोलते हैं तो हमें सबसे कम समय लगता है, या कहा जाए तो सिर्फ एक मात्रा का समय उनको बोलने में हमें लगता है। जो दीर्घ स्वर होते हैं उनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। दुगना समय इसका मतलब अगर उसमें एक मात्रा का समय लग रहा है तो दीर्घ स्वर में कितना समय लगेगा? 2 मात्रा के बराबर समय लगेगा। अब ह्रस्व या लघु, ह्रस्व या लघु का मतलब होता है जो छोटा है, ठीक है। तो ह्रस्व या लघु स्वरों के मिलने से जो है दीर्घ स्वर बने हैं। जैसे अ प्लस अ मिलकर बन गया आ, ई प्लस ई मिलकर बन गया ई, उ प्लस उ मिलकर बन गया ऊ, अ प्लस छोटा ई मिलकर बना ए, अ प्लस बड़ा ई मिलकर के बना आई, अ प्लस छोटा ऊ मिलकर के बना ओ, और अ प्लस बड़ा ऊ मिलकर के बना औ। और इसमें जो री है, जो री ह्रस्व स्वर है, वो जो है तत्सम शब्दों में, तत्सम शब्द किस में होते हैं? संस्कृत में। तो री जो है वो तत्सम या संस्कृत शब्दों में ही काम में आता है, और हिंदी में हम इसको र के ऊपर छोटी ई की मात्रा करके ये ध्वनि हमारे यहाँ है। लेकिन जो संस्कृत के शब्द हैं उनमें हम री ऋषि वाला ही री लिखते हैं। जो इसमें बेटा प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर जो होता है उसमें ह्रस्व स्वर या लघु स्वर से तिगुना समय यानी 3 गुना समय लगता है, या इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। जैसे ओम, तो ये ओम की ध्वनि। संगीत में जो आलाप होते हैं, जो शास्त्रीय संगीत होता है जिसको क्लासिकल म्यूज़िक बोलते हैं, उसके अंदर जो आलाप होता है, या किसी दूर खड़े व्यक्ति को हमें बुलाना हो तो हम लंबा खींच करके बुला रहे हों, तो वो उसमें प्लुत स्वर। एक्चुअली प्लुत स्वर जो है वो हिंदी जो भाषा है उसमें काम में नहीं आता है। अब मैं आपको बीच में एक जो है आगत ध्वनियाँ हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूँगी। जो आगत ध्वनियाँ होती हैं, आगत का मतलब आई हुई, जो हमारी अपनी भाषा की नहीं है, जो दूसरी भाषाओं से हमने ली हैं वो ध्वनियाँ। तो हमारे यहाँ जैसे, क्योंकि हमारी भाषा एक विशाल भाषा है और उसमें बहुत सी दूसरी भाषाओं के शब्द जो हैं वो हैं, तो इनमें से जैसे उर्दू भाषा और जो अंग्रेज़ी भाषा है उसके बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारी भाषा में ऐसे घुल मिल गए हैं कि हम कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम ये दूसरी भाषा के शब्दों को बोल रहे हैं। तो अंग्रेज़ी भाषा में बेटा एक ध्वनि होती है औ। अब जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि बॉल की पिक्चर बनी हुई है, अब हमारे पास ओ की ध्वनि भी है और आ की ध्वनि भी है। अब मुझे बोलना है बॉल, लेकिन जब मैं अपनी ध्वनियाँ लगा रही हूँ हिंदी की, तो या तो मैं बाल बोल पा रही हूँ उसको, या फिर मैं इसको बोल पा रही हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये वर्ड क्या है? बॉल। तो
अंग्रेज़ी भाषा से हमने ये ध्वनि को लिया, औ की ध्वनि को, और ये अंग्रेज़ी भाषा के जितने भी शब्द हैं उनमें ये प्रयोग में आती है, और इसको हम सिर्फ अर्धचंद्र की तरह से लगाते हैं। ऊपर बिंदी नहीं लगा देते अर्धचंद्र बनाकर, क्योंकि अर्धचंद्र बनाकर के अगर हम बिंदी लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, अनुनासिक जो हमारा अयोगवा जो उसका साइन है वो बन जाएगा। तो इसको सिर्फ हम अर्धचंद्र लगा करके हम इसको प्रकट करते हैं या शो करते हैं। तो अंग्रेज़ी के जितने भी शब्द हैं, जैसे बॉल है, ऑफिस है, डॉक्टर है, हॉल है, कॉलेज है, इन सब शब्दों में ये जो है ध्वनि लगती है जहाँ पर भी औ की साउंड आ रही होती है। इसी तरह से क, फ और ज़ ये जो हैं, ख, ये जो है उर्दू भाषा की ध्वनियाँ हैं। इनमें से फ और जो ज़ हैं वो हमारी भाषा में ज़्यादा काम में आती हैं। जैसे हिंदी में फ्रूट जो होता है, फ्रूट हम वैसे तो उसका उच्चारण करते हैं, उसको हम प्रोनाउंसिएट करते हैं फल। एक्चुअली उसका सही जो उच्चारण है वो क्या होता है, फल, लेकिन हम उसको फल बोलते हैं। फ जो साउंड है वो जो है वो उर्दू की साउंड है, उर्दू की ध्वनि है। जैसे बेवकूफ़, ठीक है। और ज, और हिंदी में है वो ज, जग, जग। लेकिन अगर इसको उर्दू शब्दों में हम लगाते हैं तो कैसे बोलते हैं, कागज़, ज। तो ये क्या है, हिंदी में आगत ध्वनियाँ हैं जो हमारी अपनी भाषा की नहीं है, हमने दूसरी भाषाओं से ली हुई हैं। उसके बाद है बेटा स्वरों की मात्राएं। स्वरों की जो मात्राएं हैं उन्हें हम दो रूपों में प्रयोग कर सकते हैं, यानी दो तरह से वो प्रयोग में होती हैं। एक तो अपने मूल रूप में, मूल रूप में मतलब वो जैसी हैं वैसे ही। जैसे शब्द लिखे हुए हैं अमर, आई, आओ। अब अ, आ, ई, ओ, ये अपने जिस रूप में है उसी रूप में शब्दों में काम में आ रहे हैं। दूसरा है ये मात्रा के रूप में, मतलब इनके हमने साइन बना दिए हैं मात्राओं के, उस रूप में ये प्रयोग में होते हैं। जैसे आप अपने इस पेज में देखें तो क प्लस आ, उसमें का, वो डंडे के रूप में मात्रा लगी हुई है। क प्लस छोटा ई, की, कु, कू, के, कई, को, कौ, और री की मात्रा को नीचे जो आधा सी की तरह से हम बना करके उसको लगाते हैं, वो है री की मात्रा। अब अगर हम मात्रा को परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि लिखने में व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप मिला होता है, यानी स्वर का जो रूप हम काम में ले रहे होते हैं, उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। अब सबकी मात्राओं के चिन्ह उनके नीचे आप देखिए लगे हुए हैं। अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती और ये सभी व्यंजनों में मिला होता है। अगर हमें अ के बिना जो है व्यंजन को लिखना हो तो हम हलंत के चिन्ह का, हलंत साइन का जो है प्रयोग करते हैं। हलंत कैसे लगता है, हम किसी वर्ण के नीचे जिसको हमें अ के बिना लिखना है या बिना स्वर के लिखना है, तो उसके उस वर्ण के नीचे हम एक तिरछी यानी टेढ़ी सी लाइन छोटी सी लगा देते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये जो व्यंजन लिखा हुआ है ये बिना स्वर के है या आधा है। मतलब क्योंकि मैंने कहा था कि स्वर तो जो हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनको बोलने में या उनको लिखने में हमें किसी अन्य ध्वनि का सहारा नहीं लेना पड़ता, लेकिन व्यंजन जो है उनमें स्वर मिला रहता है। और अगर हमें उसे बिना स्वर के दिखाना है, लिखना है, तो हम उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा देते हैं। इनमें से उ यानी छोटे ऊ और बड़े ऊ की जो मात्राएं हैं उन्हें जब हम र में लगाना चाहते हैं, उन्हें हमें जब र में लगाना होता है, र व्यंजन में लगाना होता है, तो ये जो है उसके मध्य में लगती हैं। मध्य में मतलब बीच में। अगर हमें र में छोटे ऊ की मात्रा लगानी है तो उसको हम बिना घुमाए
आगे बिना सर्किल बनाए सीधा लगा देते हैं उसके बीच में। और अगर हमें इसे बड़े ऊ की मात्रा के रूप में लिखना है तो हम उसे आगे से थोड़ा सा सर्किल की तरह घुमा करके फिर लगाते हैं। री की जो मात्रा है बेटा वो र, ट, ठ, ड, ढ और ण के साथ नहीं लगती है। री की मात्रा जो सी की तरह से लगाई जाती है। उसके बाद श के साथ री की मात्रा को अगर हम लगाएंगे या जोड़ेंगे तो वो जैसे आप अपने पेपर में पेज में देख रहे हैं वो इस तरह से लगाई जाती है। तो अगर मैं श में री को जोड़ूंगी तो श्री, और श में मैं र व्यंजन को जोड़ूंगी तो वो बनेगा श्र, जैसे श्रमिक। और ये है श्रृंगार, री श्रृंगार, श्रमिक र। ठीक है। अब है बेटा अयोगवाह। अयोगवाह का जैसे मैंने आपको बताया था कि ये न तो पूरी तरह से स्वर होते हैं और न ही ये व्यंजन होते हैं, इसलिए ये जो है उन दोनों के बीच की ध्वनियाँ हैं। अनुस्वार और अनुनासिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये जो ध्वनियाँ हैं ये स्वर के बाद आने वाली और नाक से निकलने वाली ध्वनि है। तो जो ये अनुस्वार की जो ध्वनि है इसको हम एक बिंदी लगा करके, एक बिंदु लगा करके इसको हम जो है प्रकट करते हैं, दिखाते हैं। इसमें जो है बोलते समय हवा जो है केवल नाक से निकलती है, और क्योंकि ये स्वर के बाद आता है और जिस व्यंजन से ये पहले आता है उसी व्यंजन के पंचम वर्ण के रूप में बोला जाता है। इसको मैं विस्तार से आपको आगे समझाऊंगी, जब मैं व्यंजन पढ़ा रही होंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि पंचम वर्ण कौन सा है और इसको किस ढंग से लिखा जाता है। इसके बाद है अनुनासिक। अनुनासिक जो है उसमें जो हवा है, जब हम बोलते हैं तो हवा नाक और मुंह दोनों तरफ से बाहर निकलती है, और इसको दिखाने के लिए इसको हम प्रकट करते हैं अर्धचंद्र बना करके बीच में हम बिंदी लगा देते हैं। अगर मैं खाली अर्धचंद्र बनाऊंगी तो वो आगत ध्वनि होगी ओ वाली, और अगर मैं बिंदी लगा दूंगी तो वो क्या हो जाएगी? अनुनासिक की जो है वो अनुनासिक का साइन हो जाएगा, जैसे चांद, कुंवर, बूंद। इसके बाद एक और है विसर्ग अंगः। तो ये जो ध्वनि है ये तत्सम यानी संस्कृत शब्दों में ही प्रयोग में लाई जाती है। हिंदी में जो है ये 2-3 शब्द ही जो हैं विसर्ग वाले हमारे अब भाषा में काम में आ रहे हैं। वो है जैसे प्रातः, अतः। एक बात ध्यान देने की ये है कि जो विसर्ग का उच्चारण है वो ह वर्ण की तरह होता है, ह व्यंजन की तरह होता है। जैसे अगर मैं बिंदी ना लगाऊं तो मैं शब्द को पढ़ूंगी प्रात, अत, लेकिन अगर इसमें आगे ये विसर्ग का साइन लगा हुआ है तो मैं इसको पढ़ूंगी प्रातः, अतः। इस वीडियो में बेटा इतना ही। आगे का जो पाठ है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारा कुछ समझ में आ गया होगा।